हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर मध्यकालीन भारत से। और ये आज का जो सेशन है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले सल्तनत काल अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके देखिए। आज का जो सेशन है वो मध्यकालीन भारत का जो मुग़ल काल का पार्ट है उससे है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक कौन थे? तो देखिए, मध्यकालीन के जो मुग़ल शासक थे वो चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? वो फरगना का निवासी था, जो अभी उज़्बेकिस्तान के पास है। बाबर के पिता और माता किस वंश के थे? तो पिता जो था वो तैमूर वंश के था और माता जो थी वो मंगोल वंश की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को आमंत्रित किया था आलम खान ने और राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और किसके मध्य हुआ है? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। ध्यान रखिएगा, 3 पानीपत में युद्ध हुए हैं। एक पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध बीच हुआ है। सेकंड पानीपत का युद्ध अकबर और हिमू के बीच में होगा। और थर्ड पानीपत का युद्ध अफगान, अब्दाली और मराठाओं के बीच में होगा। तो ये 3 पानीपत के युद्ध ध्यान रखिएगा। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम तोपों का युद्ध किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? खानवा के युद्ध में, जब वो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ उनका लड़ा गया। खानवा के युद्ध में विजय होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि ली? गाजी की। गाजी का मतलब होता है काफिर को मारने वाला। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजी के बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो उन्होंने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो उन्होंने 2 राज्यों का उल्लेख किया है, मेवाड़ और विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखिए, बाबर जो था वो फरगना का था, जो आज का उज़्बेकिस्तान है। लेकिन राणा सागा और आलम खान ने उन्हें इन्वाइट किया, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि बाबर मध्य एशियाई है, वो आएगा और भारत में लूट पूट करके चला जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी भारत में मंगोल आए हैं, तैमूर आए और लूट करके चले गए। लेकिन बाबर यहाँ पे ही रुक गया। इसलिए आप देखिएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद राणा सांगा ने जिसे बाबर को इन्वाइट किया था उसके साथ भी उसका एक युद्ध होगा, बैटल ऑफ खानवा। तो ध्यान रखिएगा, 4 युद्ध बाबर ने बहुत ही प्रमुख लड़े और यहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। सबसे प्रथम युद्ध था पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध नेक्स्ट ईयर 1527 में राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध अगेन एक अफगान राजा था महमूद लोदी के साथ। इन चारों युद्धों के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। बाबर के समय कुछ भारतीय राज थे, जैसे विजयनगर। तो विजयनगर में उस समय शासक था कृष्णदेव रॉय। ध्यान रखिएगा, ये विजयनगर और बहमनी राज ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही अस्तित्व में आ गए थे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी था। बंगाल में नुसरत शाह था और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, जिसे खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो उन्हें कलंदर के नाम से पुकारते हैं। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूर अफगान के नाम से लगवाया था? तो बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? 1532 में। ध्यान रखिएगा कि बाबर के मरने के बाद उसका जो शासक बना वो बना उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखिएगा, हुमायूं को 2 युद्धों में, एक कन्नौज का युद्ध और एक चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी बुरी तरह हराएगा और फिर हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ से सूरी डायनेस्टी का प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। चौसा युद्ध के दौरान किसने हुमायूं की जान बचाई? तो एक भिस्ती ने। इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह भी बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो उसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं या कन्नौज का युद्ध। इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था।
किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध 1556 में। देखिए, जब शेरशाह सूरी मर गया तो उसका पौत्र को सरहिंद के युद्ध में हुमायूं हराता है और फिर 15 साल के बाद भारत में उसकी एंट्री होती है और फिर से मुगल काल अपने सीमा पे पहुंच जाता है। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई? तो पुस्तकालय जो दीन पनाह के नाम से जाना जाता था उसकी सीढ़ियों पे गिरने के कारण हुई। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं ही था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? पत्नी ने, हाजी बेगम जिसका नाम था। हुमायूं का मकबरा किस प्रकार का है? श्वेत संगमरमर का और दोहरे गुंबद वाला। किस इतिहासकार ने हुमायूं पर टिप्पणी की कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसने अपनी जान दे दी? तो लेनपुल ने। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले दिल्ली में अफगान वंश का जो नींव है वो बहलोल लोदी के समय में रखा जा चुका था और ये सेकंड है शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। ध्यान रखिएगा, एक फरीद खान और हुए जिनका प्रवचन और जिनका विचार आदि ग्रंथ में संकलित है। तो ध्यान रखिए, जब भी कॉमन नाम आए तो वहीं पे रुक के पॉज लीजिए और क्लियर कर लीजिए कि इसके बारे में क्या फैक्ट्स है और इसके बारे में क्या फैक्ट्स है। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा ना, फैक्ट्स एक साथ मिल जाएंगे अगर एक नाम के रहें तो। शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी? तो बहार खान लोहानी ने, मोहम्मद शाह। देखिए, शेरशाह जो था ना वो बिहार का रहने वाला था। उसने अपनी स्थिति वहाँ की धनिक विधवाओं के साथ शादी करके स्टार्ट की और अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने कई विधवाओं के साथ शादी की और अकूत धन संपत्ति को इकट्ठा किया और फिर एक विधवा के साथ शादी करके उन्होंने वहाँ के एक दुर्ग पे ही कब्जा कर लिया और यहाँ से शेर सूरी आगे बढ़ा। फिर जब हुमायूं शेरशाह सूरी को दबाने के लिए आता है तो वहाँ से बंगाल भाग जाता है और बंगाल में जब हुमायूं पहुँचता है तो बंगाल से फिर वो बक्सर आ जाता है और फिर क्या करता है कि बक्सर में उसे चौसा स्थान पर रोक के हुमायूं के साथ लड़ता है और हुमायूं को हरा देता है। फिर हुमायूं भाग जाता है और फिर वो बिलग्राम में जाता है और बिलग्राम में भी शेरशाह सूरी उसके साथ युद्ध करता है और यहाँ से हुमायूं की कहानी खत्म और फिर अगला कहानी शेरशाह सूरी का स्टार्ट होगा। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व वसूली की निगरानी करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? मुंशिफ अथवा आमील। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई। देखिए, कालिंजर अभियान में हुआ क्या कि शेरशाह युद्ध के दौरान शाम को अपनी तोपों में वो बारूद भर रहा था। इसी में क्या हुआ, एक दुर्घटना घट के एक बारूद फट गया। इसमें शेरशाह घायल हो गया। इस कारण वो आगे के युद्ध शेड्यूल में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने सेना नायक और सेनापति से पूछते रहा कि युद्ध में उनकी स्थिति क्या है और जैसे ही उन्हें पता चला कि हम लोग युद्ध जीत गए हैं तब वो मर गया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गजे सिकंदरी। ध्यान रखिएगा कि गजे सिकंदरी की शुरुआत जो है वो सिकंदर लोदी ने की हुई थी। दिल्ली में स्थित पुराने किलों के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का? शेरशाह का। किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई? कालिंजर अभियान 1545 में। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किस मस्जिद का निर्माण करवाया? किला कुहना मस्जिद। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी बना इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज को देना पड़ता था? 1/3। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वान को संरक्षण दिया, जिसमें सबसे प्रमुख थे मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के बारे में लिखा है और वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर पद्मनी की खूबसूरती के कारण वहाँ पे आक्रमण किया था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा विरसाल के महल में। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? कलानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को कौन सी उपाधि प्रदान की? खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ? मुगल सेना और हेमू के मध्य। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से हुई कि पंजाब में हुमायूं ने
शेरशाह सूरी के वंशज को हरा दिया। अब शेरशाह सूरी तो हार गया, लेकिन वो पंजाब में ही था। लेकिन पंजाब में ही क्या हुआ, युद्ध के बाद पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही वहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हो गई, सिंहासन खाली हो गया और उधर हेमू सीधे कन्नौज से सीधे दिल्ली की गद्दी पे आके बैठ गया। अब हुआ क्यों कि अकबर का आनंद फानन में 8 साल की उम्र में ही राज्याभिषेक किया गया और फिर दिल्ली से पानीपत ये लोग आए हेमू, और उधर से पंजाब से पानीपत आए अकबर की सेना, और फिर इन दोनों के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें आखिरकार मुगल सेना जीत गई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन-ए इलाही। दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सिकरी में। महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी और बंदावनी के नेतृत्व में किस नाम से किया गया? तो रजम नामा के नाम से। देखिए अकबर की कुछ विजय है, जैसे गोंडवाना विजय उन्होंने 1564 में की, चित्तौड़ की विजय 1568 में की, कालिंजर 1570 में, आमेर 1562 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ हुआ था 1576 में, और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में उन्होंने किया। कुछ अकबर के समकालीन शासक देख लेते हैं। जैसे इंग्लैंड में उस समय की शासिका थी महारानी एलिजाबेथ। उनका जो कार्यकाल था वो था 1558 से 1603 तक। फ्रांस में था सम्राट हेनरी चतुर्थ, इसका जो कार्यकाल था वो 1553 से 1610 तक थे। ईरान में था शाह अब्बास का शासन 1588 से 1629 तक, और रूस में था जार इवान बेसिलिएविच 1530 से 1584 के समय में। ध्यान रखिएगा अकबर के समय की बात कि अकबर जिस समय था उसी समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो चुका था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी में भर भर के पूछा हुआ है, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो लूसेंट घटनाचक्र और एनसीईआरटी का सार संग्रह से मैंने कलेक्ट किया। जो इंपॉर्टेंट है वही लिया है मैंने। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? अकबर। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित कराई गई? फतेहपुर सिकरी में। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया, और अबुल फजल अकबर का बहुत अच्छा दोस्त था। बाद में अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवा दिया जाएगा, और इसके शोक में अकबर भी मर जाएगा। किस जैन संत को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूरी को। अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो ध्यान रखिएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अबुल फजल ने। ध्यान रखिएगा अमेरिका की खोज 1492 में ही हो गई थी, जब कोलंबस भारत को खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया था। ये सारे मैंने डिटेल से आपको मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में मैंने बताया, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कुछ अकबर ने काम किए, जैसे दास प्रथा का अंत 1562 में कर दिया। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में मिली। तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगता था उसे 1563 में समाप्त कर दिया। जजिया टैक्स 1564 में उन्होंने समाप्त किया। ध्यान रखिएगा जजिया टैक्स गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स था, जो इस्लामी शरीयत अनुसार में 4 टैक्स बनते हो उसका एक भाग था। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी 1571 में उन्होंने चेंज किया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की। फिर इबादत खाने में पहले सिर्फ मुस्लिम जाया करते थे, फिर इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश किया गया 1578 में। फिर मजहरी की घोषणा 1579 में की। फिर दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में की। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दीन-ए-इलाही की जो स्थापना की उन्होंने, तो उसका एक ही हिंदू था बिरबल, जिन्होंने इसको अपनाया था। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में की और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में की। एक तथ्य और भी ध्यान रखिएगा कि लाहौर सल्तनत काल में सबसे पहले राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर इल्तुमिश दिल्ली लेके आया था, फिर बाद में लोधी के काल में यह आगरा चला गया। तो राजधानी अभी बदलती रही है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस शासक के शासनकाल में राजधानियाँ कहाँ थी। फिर आपको ये भी याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए राजधानी दौलताबाद, जहाँ देवगिरी है, वहाँ भी वो ले गया था।
अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन किसके शिष्य थे? संगीताचार्य गुरु हरिदास के। ध्यान रखिएगा, इतिहास में नवरत्न दो, एक अकबर के बारे में फेमस है और एक आपको गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा नवरत्न के बारे में। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित था? अकबर। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? अकबर द्वारा। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के किस सेनापति के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? सेनापति मानसिंह के साथ। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? अशीरगढ़ का किला खानदेश में। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीडी कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुल समद को। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया था? मानसिंह के द्वारा, जो राणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ता है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अबुल फजल की हत्या उसके पुत्र जहांगीर ने करवाया। अकबर का पुत्र जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? दीवाने अशरफ। अकबर ने भारमाल की किस पुत्री के साथ विवाह किया जिससे अकबर को जहांगीर की प्राप्ति हुई? तो भारमाल की पुत्री हरखाबाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उनसे उन्होंने विवाह किया और उसी से जहांगीर की प्राप्ति हुई, जो अगला मुगल बादशाह बनेगा। देखिए, अकबर के नवरत्न थे जैसे बीरबल, इन्हें कवि प्रिय भी कहा जाता है, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान कहा जाता है। इनका जो 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। अकबरनामा तथा आईने अकबरी की रचना उन्होंने ही की हुई थी। तानसेन रामतनु पांडे, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इन्हें संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर द्वारा इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान के पुत्र थे। यही बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था शुरू स्टार्टिंग में, और वही बैरम खान जो अकबर की तरफ से द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ता है। तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर द्वारा खाने खाना फारसी में अनुवाद उन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा, बाबरनामा जो बाबर की कृति थी, बाबर की आत्मकथा थी, वो तुर्की में लिखी थी। बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने उसे फारसी में अनुवाद किया और अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी। मानसिंह आमेर के राजा भारमाल के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, भारमाल के पोते थे तथा भगवान दास के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, भारमाल के पुत्री के साथ उन्होंने शादी की थी जिससे जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। राजा टोडरमल, इनकी प्रसिद्धि भूमि सुधार से है। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई है। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और अकबरनामा तथा आईने अकबरी की रचना की थी, उन्हीं के बड़े भाई है। महाभारत और श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद किया और अकबरनामा की रचना भी उन्होंने की। फकीर अजीउद्दीन अकबर के निजी हकीम थे और मित्र थे। ध्यान रखिएगा, फैजी और अबुल फजल, फैजी ने भी अकबरनामा में कुछ काम किया है। मुल्ला दो प्याजा बुद्धिमान और वाक्पटुता के कारण बहुत ही फेमस थे। उन्हें खाने में 2 प्याज पसंद था, इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। तो ये रहे अकबर के नवरत्न। फिर अगला शासक बनता है जहांगीर। देखिए, कर्म हमेशा ध्यान रखिएगा। बाबर के बाद हुमायूं बना, फिर हुमायूं हार के बाहर गया और फिर शेरशाह सूरी बना, फिर शेरशाह सूरी का वंश खत्म होगा, फिर हुमायूं की एंट्री होगा। हुमायूं के बाद हुमायूं मरेगा, फिर अकबर की एंट्री होगी। अकबर के बाद एंट्री होगी जहांगीर की। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के बाद एंट्री होगी शाहजहां की, और शाहजहां के बाद एंट्री होगी आपकी औरंगजेब की। तो ये कर्म याद रखिएगा। इसके बाद भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मुगल शासक हैं। 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहनू निशा था। मुगल चित्रकला में किस शासन के काल में अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? जहांगीर के द्वारा। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? जहांगीर के समय में। ध्यान रखिएगा, अकबर और मेवाड़ के बीच में हमेशा से युद्ध का स्थिति चलता रहा, लेकिन शांति की संधि जो हुई जहांगीर के समय में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसको भेजा? तो विलियम हॉकिंस को भेजा। फिर बाद में कोई और भी आएगा, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर का मकबरा स्थित नहीं है और जहांगीर का भी मकबरा स्थित नहीं है। बाबर का काबुल में है और जहांगीर का लाहौर में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों ने किसे अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने। खुसरो शहजादा की सहायता करने के कारण किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी? सिख गुरु अर्जन देव की। ये चौथे गुरु हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया है, सिख और गुरु अर्जन देव ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने। ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर का ससुर था या नूरजहां का पप्पा था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम जहांगीर की सास थी और नूरजहां की माँ थी। तो ध्यान रखिएगा, गुलाब फूल से जो इत्र निकालते हैं वो अस्मत बेगम ने किया था। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? ध्यान रखिएगा, शाहजहां। लाल किले का निर्माण, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ही करवाएगा। बलबन के द्वारा प्रारंभ किया दरबारी रिवाज सिजदा पेबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। बलबन के बारे में ध्यान रखिएगा कि रजिया सुल्तान के बाद कोई भी अगर गुलाम वंश में मजबूत सुल्तान बना तो वो था बलबन। बलबन ने रक्त और लोह की नीति स्टार्ट की थी। उसी नीति के अंतर्गत दरबारी शिष्टाचार लागू करने के लिए उन्होंने सिजदा और पेबोस को लागू किया था, जिसे बाद में शाहजहां ने खत्म किया था। शाहजहां की पत्नी अर्जुनमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल के नाम से। मुमताज की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने किस स्थापत्य का निर्माण करवाया? ताजमहल का, जो आगरा में स्थित है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ध्यान रखिएगा, इसी मयूर सिंहासन को बाद में मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के हाथों हारने के बाद खो देगा। जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराएगा तब वो दिल्ली में लूटपाट करेगा और मयूर सिंहासन को अपने साथ वो ले जाएगा। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह का। ये शाहजहां का बेटा था, फेवरेट बेटा था एक। उपनिवेशों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने किस नाम से किया था? शिर-ए-अकबर। स्थापत्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां के। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासक के बीच विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन था? कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? मीर जुमला। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दारा शिकोह को। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर को पूर्ण करने का श्रेय मोतीबिंद खां को दिया जाता है। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ? औरंगजेब तथा दारा शिकोह में, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में थे? औरंगजेब के। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 में। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? जयसिंह। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के। ध्यान रखिएगा, जजिया टैक्स जिसे अकबर ने समाप्त किया था, औरंगजेब उसे फिर से लगाएगा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किस मुगल बादशाह का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के शासन में बुंदेला के किस सरदार ने विरोध किया था? छत्रसाल ने।
किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था? जिसे ताजमहल का फुहर नकल भी कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण के किन दो राज्यों को विजित किए? बीजापुर और गोलकुंडा। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ओर एक अलाउद्दीन सफल रहेगा और औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब सफल तो रहेगा, लेकिन इस कारण आप देखिएगा कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य के साथ पास से दक्षिण भी खो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण में शासन करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है उत्तर के शासकों के लिए। किस मुगल शासक ने हिंदू त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर पाबंदी लगा दी थी? औरंगजेब ने। अब देखते हैं मुगल कालीन भू राजस्व प्रशासन, जैसे खेत बटाई, खेत में ही अनाज को बांटना, लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बांट देना, और रास बटाई, अनाज से भूसा निकाल के फिर उसको बांटना। देखिए, मुगल कालीन सूबों की संख्या के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस शासक के समय में कितने सूबे थे। जैसे अकबर के समय में 12 सूबे आईने अकबरी में वर्णित है, फिर 3 सूबे बरार, खानदेश और अहमदनगर जीते गए, जिससे उनकी सूबों की संख्या हो गई 15। फिर जहांगीर के समय में 15 सूबे थे, कांगड़ा को उस समय उन्होंने जीता और लाहौर में उन्होंने मिला दिया था। शाहजहां के समय में 18 सूबे थे, जिसमें शाहजहां ने 3 सूबे जीते, और औरंगजेब के समय में 20 या 21 सूबे का वर्णन मिलता है, और उसमें उन्होंने 2 सूबे उन्होंने मिलाए थे, एक बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा 1687 में उन्होंने मिक्स किया था। ध्यान रखिएगा, ये यही बीजापुर गोलकुंडा है जो कभी बहमनी राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में बहमनी राज्य 5 राज्यों में या 5 टुकड़ों में बट गया था, इसी का एक हिस्सा है बीजापुर और गोलकुंडा, जिसे औरंगजेब द्वारा जीत लिया जाता है। किस शासक ने राम सीता की आकृतियाँ रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का दाम कहलाता है। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में किस नाम से प्रचलित था? मदद मास। दिल्ली में वो शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा द्वारा। मुगल कालीन राज्यों में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मुंची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। अकबर की मनसबदारी प्रथा किस पर आधारित है? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में 2 अस्पा जिसके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। अब देख लेते हैं मुगल कालीन कुछ उच्च अधिकारी और उनका क्या कार्य था। देखिए, कुछ विभाग जो है वो सल्तनत काल की ही तरह है, लेकिन कुछ नए विभाग बने, जैसे दीवाने इंसाफ, सुल्तान के आदेश को लिखने वाला एक एवं डाक संबंधी कार्य को देखने वाला था। दीवाने वजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्य की देखरेख करता था। दीवाने कजा न्याय विभाग से था और इसका प्रमुख काजी उल कुजात कहलाता था। दीवाने बरीद पिछला ही विभाग है जो सल्तनत काल में है। गुप्तचर विभाग बड़ी दे मुमालिक के अधीन होता था। दीवाने आरिज सेना की भर्ती कैसे होगी, रसद, खान पान कैसे होगा, शिक्षा, संगठन की देखरेख का काम संभालता था। दीवाने रिसालत विदेश विभाग को देखता था। मुहतबस प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाकियानविश समाचार लेखन का काम करता था। खुफियानविश गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगा ए डाक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। दीवाने तन वेतन और जागीरों के संबंधित मामले को निपटाता था। मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान होता था। मीर बहर जल सेना का प्रधान होता था। हड़कारा जासूस व संदेशवाहक होता था। वितिकची अकबर ने अपने शासनकाल में दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने के लिए इनकी नियुक्ति की थी, तो ध्यान रखिएगा वितिकची। मुशरिफ राज की आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था और नाजीर बेतवान शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं उनके
मुगल काल में कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे गए? अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का, जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा थी फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? वीणा। हुमायूं की पुत्री गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की? हुमायूं नामा की। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खान को। दास्तान अमीर हजमा का चित्रांकन अब्दुस सम्मद के द्वारा किया गया। कुछ मुगल काल के दरबारी कवि थे, जैसे मुल्ला गजाली मसदूरी, ये अकबर के दरबारी कवि थे। तालिब अमूली जहांगीर के दरबारी राजकवि थे। अबू तामिल कलीम शाहजहां के दरबारी कवि थे और कादिसी भी शाहजहां के राजकवि थे। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा। नस्तालिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ? हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह था लखनऊ में। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से नवाजा गया? तो नादिल उल उसर की उपाधि से। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचा? जहांगीर के शासन में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी और फारसी शैली का। पितरा दूरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? जो ईरानी शैली से निर्मित है। तो एतमोदुल्ला का मकबरा, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई? तो ध्यान, अकबर ने इसकी रचना करवाई थी। अब देख लेते हैं कुछ मुगल कालीन स्थापत्य, उसका स्थान क्या है और किस शासक ने उसका निर्माण कराया। जैसे शेरशाह का मकबरा सासाराम में, बिहार में, इसका निर्माण शेरशाह ने खुद किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने, जो हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी है, उन्होंने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। जहांगीर महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में हुआ था, अकबर ने करवाया था। जहांगीर महल आगरा में भी है, उसका भी निर्माण अकबर ने ही किया था। अकबरी महल का निर्माण अकबर ने आगरा में ही किया था और आगरा का किला का निर्माण अकबर ने ही किया था। दीवाने आम और दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अकबर ने ही किया था। पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद और तुर्की सुल्तान का महल और बुलंद दरवाजा, जो सभी स्ट्रक्चर फतेहपुर सीकरी में, इन सभी स्ट्रक्चरों का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अकबर का मकबरा का निर्माण सिकंदरा में हुआ है और ये जहांगीर ने करवाया। इस मकबरे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुंबद नहीं है। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, भारत में दो मुगल शासक के मकबरे नहीं है। एक आपका हो गया बाबर का, उसका मकबरा काबुल में है, और दूसरा है जहांगीर का मकबरा, इसका जो मकबरा है लाहौर शाहदरा में। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। दीवाने खास और दीवाने आम आगरा में शीशा महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन, लाल किला, मोती मस्जिद, जहानाबाद, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, इन सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जिसमें से अधिकांश का निर्माण उन्होंने आगरा में करवाया था। तो इस लिस्ट को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि दीवाने आम और दीवाने खास जब उन्होंने अपना राजधानी परिवर्तित किया था तो उन्होंने आगरा में अकबर ने बनाया ही था। जब शाहजहां अपनी राजधानी दिल्ली ले जाएगा लाल किले में, तो वहाँ भी वो दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाएगा। तो इस लिस्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देख लेते कुछ मुगल कालीन साहित्य, जैसे रामायण। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बंदावी ने किया। भगवद गीता का राजा टोडरमल ने, योग वशिष्ठ का दारा सिखों ने, अथर्ववेद का सरहिंदी ने, इसे सरहिंद भी कहा जाता है। पंचतंत्र का मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने, लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। कालिया दमन का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया। 52 उपनिषद का दारा शिकों ने फारसी में अनुवाद किया। अकबरनामा का अनुवाद अबुल फजल ने किया। बाबरनामा का लेख अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा, अनुवाद किया था फारसी में। हुमायूं नामा का फारसी में अनुवाद गुलबदन बेगम ने किया था। तुझे के बाबरी तुर्की में बाबर ने लिखा था। तुजुके जहांगीरी
फारसी में जहांगीर, मोतीमीर खान और मोहम्मद हादी ने लिखा। मुंतखब उल तवारिख फारसी में लिखा गया अब्दुल कादिर बंदावीनी के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीर फारसी में लिखा गया मोतमीद खान बख्शी के द्वारा। मासीरे जहांगीरी की रचना फारसी में हुई ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबकाते अकबरी की रचना फारसी में की गई निजामुद्दीन अहमद ने की। शाहजहांनामा की रचना फारसी भाषा में हुई इनायत खान के द्वारा। नुस्खा ए दिलकुशा फारसी में इसकी रचना हुई खफी खान के द्वारा। आलमगीर नामा की रचना फारसी में की गई मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के द्वारा। मासिर ए आलमगीरी की रचना फारसी में ही हुई साकी मुस्तैद खान के द्वारा। फतवा ए आलमगीरी की रचना फारसी में ही की गई शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और पातशाह नामा की रचना मोहम्मद के द्वारा की गई। अब देख लेते हैं कुछ हुमायूं के बारे में, जो हुमायूं का मकबरा उसके महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि हुमायूं का मकबरा से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था और ये दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था। ध्यान रखिएगा, 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। देखिए 4 बाग में क्या था, ये ना इस तरह से बाग था और यहाँ पे भी है ना बाग में कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे सड़क था या यहाँ पे जाने का रास्ता हुआ करता था। जबकि भारत का पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है। ध्यान रखिएगा, 4 बाग का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ, लेकिन जो मकबरा में बाग लगाया गया वो सबसे पहले सिकंदर लोदी में लगाया गया। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा गया। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुग़ल घरानों के लोगों में हाजी बेगम को दफनाया गया, हमीदा बानो बेगम को दफनाया गया, हुमायूं की छोटी बेगम को दफनाया गया, दारा सिक्को को भी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, फर्रुख शेर को, रफ़ीत उद्दुर रज्जात को और आलमगीर द्वितीय को भी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। दिल्ली के अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और उसके शहजादों को अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति में जो लेफ्टिनेंट हडसन है उन्होंने हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मराठाओं के लेखों में। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया? जॉन मेलकम के सामने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया, जिसमें अब्दाली जीत गया था और मराठे हार गए थे। ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। देखिए जो भी आप युद्ध देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको सारा युद्ध याद रखना है, आपको वही युद्ध याद रखना है जिसने इंडियन हिस्ट्री में कुछ मैसिव चेंज किए, तो उसी युद्ध को ध्यान रखना है। हम पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए तीनों युद्ध में बहुत बड़ा चेंज है। प्रथम युद्ध में मुगल काल का या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, बाबर आता है। सेकंड पानीपत के युद्ध में देखिए अगर अकबर उस युद्ध में हार जाता तो हेमू विक्रमादित्य दिल्ली का शासक बनता, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तृतीय युद्ध में अगर मराठे जीते थे तो अंग्रेज यहाँ पे नहीं रह पाते, हार गए। तो हारने के बाद क्लियर हो गया कि न मराठे भारत के बॉस है न मुगल भारत के बॉस है, क्योंकि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हो रहा था दिल्ली से बहुत ही कम दूरी पर हो रहा था, लेकिन मुगल कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इस युद्ध ने ये क्लियर कर दिया। फिर भी जो भी युद्ध आप देखते हैं ना, उस युद्ध में यही है, वही युद्ध के बारे में याद रखना है आपको कि कब हुआ और किसके बीच में हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए आपने याद किया होगा तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया भारत में मुस्लिम शासक या दिल्ली सल्तनत का शुरुआत। शिवाजी के अष्टप्रधान देखिए, मजूमदार जिसे अमात्य कहा जाता था, यह वित्त मंत्री था। सुमंत अथवा दबीर विदेश विभाग और दरबारी शिष्टाचार का रखवाला था। शुरूनविश या चिटनीस पत्राचार विभाग से था। पेशवा जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था अष्टप्रधान का प्रमुख होता था। नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वाकिया या नविश मंत्री आधुनिक गृह मंत्री के समान होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग को देखता था। सेनापति या सर नौबत सेना का प्रधान होता था। पंडितराव धर्म एवं दान विभाग को देखता था। वर्ष 1700 के आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षक ने किया था? तो ताराबाई ने। ध्यान रखिएगा कि ताराबाई ने औरंगजेब के विरुद्ध मुगल संघर्ष का नेतृत्व किया था, जब शाहूजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर बाद में हम देखिएगा कि शाहूजी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोड़ा जाएगा, तब शाहूजी और ताराबाई के बीच में
सत्ता की लड़ाई होगी, जिसमें आखिरकार साहू जी जीत जाएंगे और साहू जी सतारा में अपना केंद्र बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पेशवा का केंद्र बाद में पूना होगा, सतारा साहू जी का केंद्र होगा। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किन के हाथों में थी? ताराबाई के हाथों में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहेर के युद्ध में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए ये नाम के हिसाब से था रंगीला। इसके बारे में एक तथ्य और भी याद रखिएगा कि इसी के समय में मुगल सम्राट से बहुत सारे राज्य अलग हुए और स्वतंत्र हुए थे। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने दी थी? फर्रुखसियर ने 1717 में। कश्मीर के शासक जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया, वो था जैन उल आबदीन। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को। सिर ए अकबर महान रश की रचना दारा शिकोह ने की थी। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिच खान। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 में की। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजु माली ने किया था। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। मुस्लिम शासकों में किसे उनकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। किस वजीर ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया? तो वजीर गाजिउद्दीन। ध्यान रखिएगा, ये वही मुगल बादशाह शाह आलम है जिसके साथ बक्सर के युद्ध में वो पार्टिसिपेट करेगा और अंग्रेज कंपनी के साथ हार जाएगा और फिर इलाहाबाद की संधि करने को मजबूर होगा। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को पोलाज कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सिख संप्रदाय के 10 गुरु। देखिए मैंने ऐसे सारा डिटेल कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वन लाइनर आप देख लीजिए। जैसे गुरु नानक, इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। गुरु अंगद सेकंड गुरु है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक है। गुरु अमरदास लंगर प्रथा जो आज देखते हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, सती प्रथा का विरोध किया और सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण गुरु अमरदास ने किया था। गुरु रामदास अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, अमृतसर बसाया था। गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया, जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई। अमृतसर में जो हरमंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। गुरु हरगोबिंद सिखों को लड़ाकू कौम में बदला, अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरराय दारा सिखों से अच्छे संबंध थे, शांत और एकांत जीवन व्यतीत किया। गुरु हरकिशन चेचक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की स्थापना की और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ध्यान रखिएगा, 2 गुरु, एक गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगलों के शासक ने करवाई थी। गुरु गोविंद सिंह पटना में 1666 में जन्म हुआ। सिखों के लिए 5 कक्के निर्धारित किए। इन्हें सिखों का अंतिम गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने बाद में गुरु परंपरा को ही समाप्त कर दिया था और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की फारसी में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।